आज हम पढ़ेंगे डिमांड। और आप लोग में से कोई है जो कि बताना चाहे कि डिमांड है क्या, उसका लॉ क्या है, उसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर क्यों पढ़ते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। कैन एनीबॉडी टेल मी? जी सर, वो माइक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बताना चाहूँगा। आवाज़ आ रही है सर मेरी? हेलो। मैं आपको सुन रहा हूँ। जी सर, तो माइक्रो इकोनॉमिक में हमने डिमांड का पढ़ा था, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू परचेज सर्विसेज और गुड्स इज कॉल्ड डिमांड। हम वहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे सर, कि एक फर्द वाहिद या एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सलाहियत होती है और जो परचेजिंग एबिलिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने के लिए, वो उसकी डिमांड कहलाएगी सर। थैंक यू। अब हम आते हैं डिमांड के ऊपर ना, बाकायदा तौर के। अपना देखें, डिमांड का मतलब या मीनिंग क्या है? तलब। ठीक है। डिमांड मुख्तलिफ है, नीड से, वांट से, डिजायर से। ये तीनों चारों टर्म्स एक अलग अहमियत, एक अलग मीनिंग रखते हैं। सही है। अब वांट क्या है? आपकी ख्वाहिश। ख्वाहिश आपकी कुछ भी हो सकती है, बंगला हो गया, लैपटॉप हो गया, और और भी कई ख्वाहिशात हो सकती हैं जिंदगी के अंदर। और ऐसे ही आपकी नीड्स भी हो सकती हैं। देखिए, ख्वाहिशात क्या होती हैं? उनका ताल्लुक आपकी ज़रूरत से नहीं होता। एक चीज़ होती है ना कि वो मेरे लिए ज़रूरी है, उसके सिवा मैं जी नहीं सकूंगा, और कोई काम नहीं हो पाएगा, या मेरी ज़िंदगी मुतासर होगी। तो फिर वो कंसेप्ट आता है नीड का। नीड को हम बोलते हैं फिजिकल अनरेस्ट, यानी जिसकी वजह से आपका जिस्म या आपकी जिसामत मुतासर हो, या आपका जिस्म सही से काम ना कर पाए, या तो सही से काम ना कर पाए, या तो आपका जिस्म जिंदा ना रह पाए, तो उसको हम नीड की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन जो ख्वाहिशात हैं वो उससे बालातर हैं। वो, उनका ताल्लुक आपके जिस्म से नहीं है, उनका ताल्लुक ज्यादातर आपकी नफ्सियात से। एक आप ख्वाहिश, एक अना पूरी करना चाह रहे हैं, अच्छी फिर जो मेरे पास अच्छे पंखे हो, और अच्छा लैपटॉप हो, और अच्छे कपड़े हो। ठीक है। कपड़े सिंपल आपने पहन लिए, ले लिए, दैट इज यू मेट योर नीड, आपने जरूरत पूरी कर दी। आप कोई बड़े महंगे किस्म के कपड़े लेते हैं और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लेते हैं, तो ये क्या हो गई? आपकी ख्वाहिश हो गई। ठीक है। आ जाते हैं हम डिमांड के ऊपर। ये जो लफ्ज डिमांड है ना, इसका मतलब है तलब। सही है। तलब भी हर कोई कर सकता है, लेकिन ये ऐसी तलब है, इकोनॉमिस्ट इसको ऐसी तलब बोलते हैं जिसकी चार कंडीशंस हैं। फोर कंडीशंस, चार शरायतें। वो अगर पूरी करेंगे तो वो आप डिमांड कहलाएंगे, और आपको बोला जाएगा कि आप वाकई डिमांड कर रहे हैं किसी चीज को। अगर उन शराइत को आप पूरा नहीं करते तो वो डिमांड नहीं होगी, वो एक ख्वाहिश हो सकती है, या वो नीड हो सकती है, या एक वो डिजायर हो सकती है, डिमांड नहीं कहलाएगी। आप समझ रहे हैं? अब वो शराइत कौन सी है चारों? अब हम उनके ऊपर आते हैं। एक मिनट यार, इतनी हैंड फ्री नहीं चलती ऊपर से। हेलो। ऊपर आते हैं। इकोनॉमिक desire to purchase goods, service, willingness to pay the price for a specific good or service, holding all other factors constant. An increase in the price of a good
service decrease the quantity demanded and vice versa. देखिए इन लोगों ने डेफिनेशन के अंदर वो चीजें शामिल नहीं करी, दो तीन उसी में से हैं। देखिए डिमांड के लिए चार चीजें हैं, एक तो विलिंगनेस टू परचेज, और आपका परचेजिंग पावर, यानी आपके पास पैसे हैं, आपकी विलिंगनेस है, रजामंदी है, और आपके पास टाइम है, और उसके बाद बहुत अहम अवेलेबिलिटी, उसी प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी या दस्तयाबी होना। ये चारों चीजें अहम हैं, टाइम, अवेलेबिलिटी, विलिंगनेस टू पे एंड परचेजिंग पावर। यानी अफोर्डेबिलिटी हम उसको बोल सकते हैं कि आपको जो चीज जरूरत है, मिसाल के तौर पर मुझे जरूरत है एक कार की, तो उसमें चारों चीजें लाजमी है कि वो मीट हो रही हों। एक, मेरे पास पैसा हो, परचेजिंग पावर हो या अफोर्डेबिलिटी हो। दूसरा, मैं चाह रहा हूं या मैं राजी हूं कि मैं उसी पे खर्च करूं, विलिंगनेस टू पे, पैसा भी है लेकिन चाह नहीं रहा, कार नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, तो लाजमी है कि मेरी विलिंगनेस भी हो, और उसके बाद कार अवेलेबल हो मार्केट के अंदर जो मैं खरीदना चाहता हूं। फिर मेरे पास टाइम भी हो उसको लेने के लिए, मेरे पास पैसे भी हैं, कार मार्केट में अवेलेबल भी है, और चाह भी रहा हूं कि पैसे भी देना चाहूं, विलिंगनेस भी है टू पे, लेकिन टाइम नहीं यार, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तो ये डिमांड नहीं कहलाएगी, ये एक हवाई बात कहलाएगी। सही है, या एक डिजायर कहलाएगी। डिजायर में क्या होता है कि आप एक्सप्रेस करते हैं ये चीज यूं होनी चाहिए, और वांट्स में आप एक्सप्रेस तो करते हैं लेकिन उसके साथ आप जो है चाहते हैं कि वो चीज आपके पास आए। डिजायर भी इस तरह नहीं होता। तो ये चारों टर्म्स आपको समझ में आ गई। एक तो चार शराइत हैं डिमांड की, और ये जो इससे मिलती जुलती दीगर टर्म्स हैं डिमांड से, उनकी डिमांड, नीड, डिजायर और वांट, ये चारों क्लियर हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन है? खैर, नो सर। No, यूज कौन करता है? एक तो इकोनॉमिस्ट भी यूज करते हैं, इसके अलावा मार्केटियर्स इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों चारों कैटेगरीज को वो ज्यादातर बना रहे होते। देखिए वो कैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उनको वो एज अ नीड रिकॉग्नाइज कराते हैं कंज्यूमर से। ठीक है, जब वो नीड महसूस करना लगते हैं लोग, तो फिर कोशिश करते हैं कि उसको डिमांड में कन्वर्ट करें। डिमांड में वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, नीड को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, आपने कभी नोटिस किया है? या मुझे लगता है कि शायद आपको मार्केटिंग के टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया होगा कि नीड में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है ख्वाहिशात को या डिजायर्स को। तो वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू होता है। टीवी हो गई, ऑनलाइन मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और डिजिटल मीडिया हो गया। तो ये जितनी भी चैनल्स हैं, उनके थ्रू ज़हन साजी, माइंड सेट क्रिएट करना, माइंड सेट क्रिएट करने का अमल बरूए कार लाया जाता है, ताकि लोग कन्विंस हो परचेज करने के लिए। ठीक है, तो मार्केटियर्स इसलिए यूज करते हैं कि डिमांड क्रिएट हो मार्केट के अंदर। डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट्स उन्हीं के यहाँ कंपनी के अंदर स्टॉक ही होती रहेंगी और आगे नहीं सेल होगी। सेल नहीं होगी तो उनका भी नुकसान है। फिर जिस तरह मैं शुरू से ये समझाता आ रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर स्टॉक हो जाती है, बन के आ जाती है और सब प्रोड्यूसर के पास बच जाती है और आगे सेल नहीं होती, तो उसका एक नुकसान है, उसका एक रिपल इफेक्ट है पूरी इकोनॉमी के अंदर। तो
एम्प्लॉयर को या उस प्रोड्यूसर को या उस कंपनी को तो नुकसान है ही है, लेकिन इकोनॉमी को भी नुकसान है। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट्स भी एक्टिव हो जाती हैं कि यार डिमांड क्रिएट करो ताकि पैसों की रोलिंग हो और पैसे मईशत के अंदर आए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था डिमांड का। अब देखें इन लोगों ने क्या कहा है कि मार्केट डिमांड इज द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड अक्रॉस all consumers in a market for a given good. Aggregate demand is the total demand for goods and services in economy. Multiple stocking strategies. अब ये multiple stocking strategies क्या होती हैं? ये देखें बात कर रहा है जो ओवरऑल कंपनीज होती है ना किसी भी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर। अब क्योंकि हम मुल्की लेवल की मैशत को पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, तो हम किसी एक कंपनी का एग्जांपल तो नहीं ले सकते। तो वो जितनी भी कंपनीज होती है ना उनकी मल्टीपल स्टॉकिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। स्टॉकिंग स्ट्रेटजी से मुराद क्या है? ये सब सप्लाई चेन में ज्यादातर पढ़ाया जाता है। तो स्टॉकिंग स्ट्रेटजीज का मतलब ये है कि उनकी ये अप्रोचेज होती हैं कि किस तरह ये जो इन्वेंट्रीज जमा हो जाती है ना या स्टॉक हो जाती हैं उसको रिड्यूस करना। ऐसी कौन सी अप्रोचेज होनी चाहिए, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने पास इन्वेंट्रीज कम से कम रखें। ठीक है, अब इन्वेंट्रीज का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा अकाउंटिंग की क्लास में या फाइनेंस की क्लास में। तो मटेरियल जो बन के आता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, जो फाइनल गुड्स बन के आती हैं तो उसको स्टॉक किया जाता है। वो किस लिए? ताकि होलसेलर्स को और रिटेलर्स को दिया जाए। तो वो अगर स्टॉक होता जाएगा तो कंपनी के लिए नुकसान है। फिर उसके लिए स्टॉकिंग स्ट्रेटजी करती है कि मार्केटिंग को बढ़ा दिया या कोई डिस्काउंट्स दे दिए या इस तरह की अप्रोचेस लगाती हैं ताकि उनके यहाँ से स्टॉक निकल के होलसेलर के पास जाए और होलसेलर के से निकल के फिर रिटेलर के पास जाए, रिटेलर से निकल के कहाँ जाए? कंज्यूमर तक जाए। ठीक है, तो ये अपना जो एक बर्डन है वो शिफ्ट करती रहती है फ्रॉम देयर ओन वेयर हाउसेस टू द होलसेलर्स एंड देन टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड देन अल्टीमेटली टू बी सोल्ड टू कंज्यूमर्स। ठीक है, और ये जो मल्टीपल स्टॉकिंग स्ट्रेटजीज हैं या जो प्रोडक्शन का जो अमल है उसके लिए ये जो कंपनीज हैं जितनी भी इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं तो वो बड़ी बड़ी एस्टिमेशंस लगाती हैं। वो ऐसे प्रोडक्शन नहीं करते, उसके लिए एक पूरी साइंस वो लगाती हैं, एक पूरी कैलकुलेशन लगाती हैं कि यार इस मंथ में इतनी प्रोडक्शन करनी है। और वो प्रोडक्शन या जो सप्लाई है वो किस बेसिस पे करती हैं? वो करती हैं मार्केट रिसर्च के बेसिस पर। अब जिस तरह हमने शुरू के चैप्टर्स में समझा था या पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक फंक्शन क्या है कि डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको जो है ना अपना पब्लिक करना या कंपनी से शेयर करना। देखिए यहाँ पर तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की नहीं होती। बाहर आप देखें ना यूके के अंदर, यूके के अंदर किसी भी सेक्टर के लिए आप जो है ना उसके ट्रेंड्स को निकालें। फॉर एग्जांपल ट्रेंड्स या डिमांड डेटा अबाउट क्लोथिंग इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो वो पूरा ट्रेंड एनालिसिस आपको बना के देंगे। उनकी एक वेबसाइट होती है स्टेटिस्टा, वो एक पूरी गवर्नमेंट सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी एक मिनिस्ट्री है जो कि मार्केट रिसर्च करती है और नए नए जो स्टार्टअप्स होते हैं या एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं उनको डेटा देती है। कुछ डेटा उसका पब्लिक होता है और कुछ जो है वो अपने पास रखती है और उसको सेल करती है। और इसके अलावा देखें 4 आपने ऑडिटिंग फर्म्स भी पढ़े होंगे, डिलोट है, फर्गूसन से और मैकिन्जी है। तो वो क्या करती है? वो मार्केट रिसर्च करती है।
कि किस प्रोडक्ट की डिमांड या किस सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो उसी के बेसिस पर नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं या नए नए मार्केट्स के अंदर जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं डिमांड के ऊपर ना, वो तो बात की बात है। डिमांड में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग कंपनीज अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट्स को या न्यू मार्केट्स को भी हो सकता है एनालाइज करें, उसमें कोई शक नहीं है, और वो भी उसके अंदर आती है। तो वो सिर्फ ये एस्टिमेशन लगाती हैं कि यार अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में, साल में, 2 साल में, 4 साल में या 5 साल में डिमांड की लेवल क्या होगी, कंज्यूमर्स परचेज करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स को या नहीं। और उसके बेसिस पर, रिसर्च के बेसिस पर वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी रखते हैं, या प्रोडक्शन का जो अमाउंट है या प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो डिसाइड करते हैं कि इतनी प्रोडक्शन हम करके रखें, और ताकि वो ही प्रोडक्शन हमारी सेल हो जाए। देखें उनकी अप्रोच क्या होती है कि स्टॉक कम से कम रखें अपने पास। अच्छा, ये आप लोगों के ذहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि वो ऐसा क्यों सोचती हैं कि अपने पास स्टॉक कम से कम हो। जी सर, मेरे ख्याल में तो ये है कि अगर बाद में वो स्टॉक मार्केट में चल नहीं सका तो फिर वो उसको डिस्पोज करना पड़ेगा ना सर, वो लॉस पे चला जाएगा इसलिए। सिर्फ ये नहीं है कि उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, उसके कॉस्ट है उसको मेंटेन करनी, यस सर। उसकी कॉस्ट है। आपने लोग रखे हैं, आपने केमिकल उसको यूज, उसके लिए यूज कर रहे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए, उसको पेरिश या खराब ना होने से बचाने के लिए आपने उसके लिए एक माहौल बना के रखा है, एयर कंडीशंस लगी हुई है। अगर कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह देखें अनाज जो होता है, गंदम होती है, वो क्या होती है, उसके लिए अपना दरमियाना माहौल रखना होता है, दरमियानी फिजा रखनी होती है। अगर आप उसको थोड़ी ठंडी फिजा देंगे ना, तो वो वहीं से ही फूट जाएगी, वो वहीं से ही अपना वो उनके जो फले हैं या अपना पैदा होना या उसके जो घास है वहीं से ही निकलना शुरू हो जाएगी, और वहीं से ही जड़ें शुरू कर देगी। ठीक है, तो वो पूरे का पूरा स्टॉक खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसको बड़े एहतियात से रखा जाता है ताकि वो वहीं के वहीं खराब ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। ठीक है, तो ये लोग ये सोचते हैं कि यार इसको जल्दी से जल्दी निकालें ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, या बेशक जो बड़ी बड़ी उनसे कंपनीज परचेज कर रही हैं गंदम वाली, आटे बनाने वाले, तो वो अपने पास रखें और अपने पास फिर उनका सर दर्द है वो जैसे भी उसको संभालें, लेकिन वहां से तो निकले ना जो कंपनीज असल में सेल कर रही हैं उस चीज को। तो इस तरह की बेतहाशा जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसको स्टॉक होने से बचाया जाता है ताकि कंपनी के पास कोई बोझ ना हो, बर्डन ना हो। ठीक है, और इनकरेक्ट एस्टिमेशंस, अगर कंपनी ने गलत एस्टिमेशन, गलत तखमीना लगाया, गलत अंदाजा लगाया, तो उसके लिए दो सूरतें हैं। अगर वो एस्टिमेशन शॉर्ट है, यानी इन्वेंट्री शॉर्ट हो गई, प्रोडक्ट शॉर्ट हो गई और वो आगे पहुंचा ना पाई, तो एक तो उसका मार्केट शेयर चला गया, या जो एक अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए, या जो एक अमाउंट वो अर्न कर सकती थी मार्केट से, वो नहीं कर पाई। दूसरा क्या होता है कि कंपनीज का रेपुटेशन खराब होता है। मिसाल के तौर पर आप जो है पेप्सी के लिए आते हैं दुकान पर, तो दुकान पे आपको पेप्सी नहीं मिलती, एक मरतबा आए नहीं मिली, दूसरी मरतबा आए नहीं मिली, तीसरी मरतबा आए नहीं मिली। कंपनी का एक इमेज भी खराब हो गया कि यार ये बड़ी बड़ी मार्केटिंग तो करती है लेकिन इसके पास ये जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक वीक है, उसका सिस्टम ही अच्छा नहीं है, कंज्यूमर्स तक तो चीजें पहुंचती नहीं, तो उसका एक रेपुटेशन भी खराब होता है और दूसरा कस्टमर भी चला जाता है, वो फिर भूल जाता है और अल्टरनेट प्रोडक्ट्स की या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की तरफ चला जाता है। वो जाएगा कोका कोला की तरफ, या जो दीगर कंपनीज हैं जो ड्रिंक्स ऑफर कर रही हो। ये हो गए शॉर्टेज की चीजें ना, कि अगर शॉर्ट
अपना सप्लाई शॉर्ट हो गई, तो उस सूरत में क्या क्या नुकसानात होते हैं? एक तो रेपुटेशन खराब होती है, दूसरा क्लाइंट कस्टमर चला जाता है। वो अगर ओवर एस्टिमेट कर लें, देखें, एक अंडर एस्टिमेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि उनकी शॉर्टेज हो गई मटेरियल की, दूसरी हो गई ओवर एस्टिमेशन। वो बड़े जो है ना ऑप्टिमाइज हो गए या ऑप्टिमम या ऑप्टिमिस्ट हो गए, बड़ी अच्छी सोच वाले हो गए, और उनको लगा कि हम जो बेचेंगे या जो बनाएंगे वो बिक जाएगा, लेकिन वो बिका नहीं। तो उसको एक तो डिस्पोज करना होगा उस मटेरियल को, और दूसरा उसके मेंटेन करने के लिए जो उन्होंने कॉस्ट बियर की है वो वेयर हाउस की कॉस्ट, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में आप देख सकते हैं कि लेबर कॉस्ट हो गई, रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गई, कैपिटल कॉस्ट हो गई, इंटरप्रेन्योर की कॉस्ट हो गई, यानी जो मुनाफा मुनाफा हम सेट करते हैं ना, तो वो हो गई। वो सारी चीजें क्या हो गई, अचीव नहीं हो पाई और नुकसान हो गया। तो दोनों सूरतों में किसका नुकसान है? कंपनीज का। ओवर एस्टिमेशन करती हैं या अंडर एस्टिमेशन, दोनों। उसके बाद हम आते हैं, डिमांड इज क्लोजली रिलेटेड टू सप्लाई। ठीक है, सप्लाई से उसका कोई गहरा ताल्लुक है। सप्लाई अगर कम होती है तो फिर डिमांड पे इम्पेक्ट आता है, और सप्लाई अगर ज्यादा होती है तो उसी का भी इम्पेक्ट किसके ऊपर आता है? डिमांड के ऊपर। कोई बंदा है जो कि बताना चाहे कि ये क्यों है इस तरह, इनके बीच में ये रिलेशनशिप क्यों है, सप्लाई और डिमांड आपस में कनेक्टेड क्यों है? सर सप्लाई और डिमांड का मेरे ख्याल में इन्वर्स रिलेशन बनता है। अगर मिसाल के तौर पर हम सप्लाई बढ़ाते हैं मार्केट में, तो वो फिर जो है कि एक टाइम आएगा कि वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट्स और वो सर्विसेज सरप्लस पे जाएंगी। जब सरप्लस पे जाएंगी तो फिर जो है कि मार्केट में डिमांड कम होती जाएगी सर। तो इस हिसाब से काफ़ी रिलेशन थे सर, अब थोड़ा जहन से निकल गई हैं। सर ने पढ़ाई थी, 5-6 किस्म के रिलेशन थी। बिल्कुल बिल्कुल, बुनियादी रिलेशनशिप आपने बताया है, और यही चलता है ज्यादातर कि सप्लाई अगर आप बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, आपने जो है ना चीज़ें बना के डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दी, होलसेलर्स को दे दी, रिटेलर्स को दे दी, लेकिन आगे से कोई लेने वाला है ही नहीं, तो वो फिर रिटेलर्स क्या करेंगे, या कंपनी के रिटेलर्स को क्या कहेंगे कि यार अगर नहीं लेने वाला तो बेशक इसकी प्राइस कम करके आप उसको निकालें। ठीक है, तो इसी वजह से सप्लाई के साथ उसका कनेक्शन है। सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और सप्लाई कम हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो डिमांड बढ़ जाती है। तो दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। सही है। और हम आगे आते हैं एग्रीगेट डिमांड की तरफ। एग्रीगेट डिमांड, जैसे कि पहले ही हम डिस्कस ही एग्रीगेट डिमांड को कर रहे हैं, और हमारा मेन सब्जेक्ट है ही एग्रीगेट डिमांड। तो उसके अंदर हम ओवरऑल डिमांड को देखते हैं, एक इंडिविजुअल कंपनी की डिमांड को नहीं, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के डिमांड को नहीं, इंडिविजुअल मार्केट के डिमांड को नहीं, हर जितनी भी चीजें, जितने भी फर्म्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन तमाम के तमाम कंपनीज या इंडस्ट्रीज की डिमांड को, या उन वो जो चीजें बनाती हैं मार्केट के अंदर, उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि कैलकुलेट किस तरह किया जाता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब उसके अंदर ये चीजें हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I+G+NX। अब सी का मतलब है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो क्लियर है क्योंकि मैं पहले से ही समझाता आया हूँ। और उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेट स्पेंडिंग ऑन नॉन फाइनल कैपिटल गुड्स, फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक गुड्स एंड सोशल सर्विसेज, फिर नेट एक्सपोर्ट्स। सही है।
तो इसके ऊपर हम आते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड कारपोरेट स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स। अब देखिए, ये तो इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग की बात है ना, तो इसमें डिमांड कहाँ से आ गया? डिमांड तो हम यही सुनते आए हैं ना कि कंज्यूमर्स जो परचेज कर रहे हैं, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और कारपोरेट स्पेंडिंग ऑन नॉन फाइनल कैपिटल गुड्स, वो भी डिमांड के अंदर आती है, और वो एग्रीगेट डिमांड के अंदर आती है। कोई बंदा है जो कि इसको समझे और मुझे बताए, या जिसको समझ में आया है और मुझे बताए, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल चीज है। देखें, इसमें होता ये है कि ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड कारपोरेट स्पेंडिंग ऑन फाइनल कैपिटल नॉन फाइनल कैपिटल गुड्स से, वो बेसिकली ये है कि उसका नाम तो हम दे रहे हैं कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन पोटेंशियली वो क्या है? वो एक डिमांड है। किसके लिए? फैक्ट्रीज के लिए, या इक्विपमेंट्स के लिए, या जो वहां पर चीजें लगती हैं, मशीनरी लगती है, वो एक डिमांड है। उसका नाम आप क्या भी दें, लेकिन उसको आप डिमांड काउंट करेंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी जितने भी लोग किसी भी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो असल में कर क्या रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं ना, चीजें खरीद रहे हैं। तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि डिमांड। सही है। और उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक गुड्स एंड सोशल सर्विसेज, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है और उसके अगेंस्ट हो क्या रहा है? एक डिमांड क्रिएट हो रहा है। किसके लिए? पब्लिक गुड्स और सोशल सर्विसेज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मेडिकेयर के लिए, हेल्थ के लिए, और यूनिवर्सिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस या कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वो अगर बन रही हैं, गवर्नमेंट परचेज कर रही है ना, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे देती है और उसके अगेंस्ट उसको कोई ना कोई बना के दे रहा होता है, या उसको कोई सर्विसेज दे रहा होता है। तो ये किसकी तरफ से है? गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड है। देखें, हम, हो सकता है आप लोग इससे कंफ्यूज हो कि हम ये सुनते आए कि हम जो हाउस होल्ड हैं या जो कंज्यूमर्स हैं वो सिर्फ आम लोग ही हैं, या सिर्फ डिमांड रखने का हक सिर्फ हम लोगों को है, जो आवाम है। ऐसा नहीं है। जो कंपनीज हैं वो भी किसी न किसी सूरत में डिमांड कर रही होती चीज़ों को, गवर्नमेंट से वो भी किसी न किसी सूरत में डिमांड कर रही होती है चीज़ों को पब्लिक से, क्योंकि चीज़ें जब ऑफर करती हैं तो उसके अगेंस्ट कोई चीज़ बाय करके ऑफर करती हैं ना। हॉस्पिटल हो गई, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वो बना के, भाई यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनानी है, उसकी जगह ली, उसके लिए मटेरियल लिया, क्या किया गवर्नमेंट ने? डिमांड किया ना। तो फिर ये डिमांड की कैटेगरीज में आएगी, एग्रीगेट डिमांड की कैटेगरीज के अंदर आएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को कौन सी चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं? चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। कोई बंदा है जो कि बताना चाहे कि ये क्या है? चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट वो किस तरह अफेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड को, और कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे। एनीबॉडी प्लीज। नो सर, बताइए प्लीज। जी जी बोलें। मैं कह रहा हूँ नहीं है सर, आइडिया बता दें आप। जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो मार्केट के अंदर चल रहा होता है, कंपनीज लोन लेती हैं, और गवर्नमेंट्स भी लोन्स लेती हैं, आप भी लोन लेते हो एज अ कंज्यूमर। मिसाल के तौर पर आप ये कह रहे हो कि यार मुझे एक कार खरीदनी है, और उसके लिए मैं
बैंक से लोन लूं, बैंक के पास आप गए और उसको कहा कि आपको 15 लाख चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यार 15 लाख पे जो है ना आप हम 15% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, या 14% या 13%। ठीक है, आपको लगा कि यार ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है और आपने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और कार नहीं खरीदी। कार ना खरीदना या कोई प्रोडक्ट ना खरीदना इंटरेस्ट की वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती है। हाँ, वही अगर बैंक आपको कहे कि यार हम आपको जो है 7% या 8% पे देते हैं लोन और आप कार निकलवाएं, तो आप निकलवाएंगे। इसी तरीके से, इसी तरह कंपनीज भी बड़े बड़े लोन्स लेती हैं बैंक से, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, तो उनमें भी अगर उनको इंटरेस्ट कम मिलता है तो वो ज्यादा चीजें लेती हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं, ज्यादा चीजें सेल करती हैं। बेशक डिमांड बहुत हो मार्केट के अंदर, लेकिन कंपनीज की तरफ से प्रोडक्शन शॉर्ट हो, सप्लाई शॉर्ट हो, तो ये डिमांड को अफेक्ट करेंगी ये चीजें। ठीक है, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और उसके बाद इनकम एंड वेल्थ, किसी कंपनी की इनकम हो, किसी इंडिविजुअल की इनकम हो, या गवर्नमेंट की इनकम हो, वो इम्पेक्ट करेगी एग्रीगेट डिमांड को। वो इसलिए क्योंकि आप डिमांड कहाँ से लाते हैं, अपने पैसों में से, अपने जेब में से। आपके जेब के अंदर एक फिक्स सैलरी जो है वो अगर कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, तो आप अपने कंजप्शन डिसीजन चेंज कर लेते हो, यानी बाइंग पैटर्न या बाइंग डिसीजंस कम कर लेते हो। पहले आप जो है ना एक जोड़ा खरीदते थे 5,000 वाला, और आपकी इनकम हुआ करती थी 1 लाख रुपए। अगर आपकी इनकम 1 लाख से 90,000 होती है, 80,000 होती है, तो आप क्या करेंगे, 3,000 वाला, 4,000 वाला या 4,500 वाला जोड़ा आप लेंगे ना। तो ये क्या हो रहा है, मतलब ओवरऑल अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर्स की, कंपनीज की, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स की इनकम अगर इंक्रीज होती या डिक्रीज होती, तो उसकी वजह से वो चीजों को खरीदना कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। तो अल्टीमेट आउटकम क्या निकलेगा, डिमांड पे अफेक्ट आएगा। सही है, ये हो गई इनकम की बात। उसके बाद वेल्थ, मेरे पास दादा की 500 जरीब जमीन पड़ी है, मेरे पास अब्बू की जो है ना सोने का 1 किलो पड़ा हुआ है, मेरे पास अब्बू के बंगले हैं, एक बंगले को उड़ा दो, कार ले लो, या किसी एक ऐसी चीज को आप बेच लो, उसको यूज कर लो और पैसे लेकर उड़ा दो, खाओ पियो ऐश करो मौज मस्ती करो, बात खत्म। ठीक है, अब जितने किनार भी हैं आपके पास बेचो और चीजें ले लो, खाना पीना ऐश, एंजॉय करो अपनी जिंदगी को। अब इसका नतीजा क्या निकलता है मईशत के अंदर, मईशत के अंदर इसका नतीजा ये निकलता है कि उसी से आपका डिमांड अफेक्ट होता है, एग्रीगेट डिमांड। फिर ऐसे ही चेंजेस इन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, ये नहीं कह रहा कि चेंजेस इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, बहुत सारे डिसीजन जो होते हैं ना वो हम इसी बेसिस पे कर रहे होते कि यार अभी चीजें, ये चीज नहीं आई है मार्केट के अंदर, थोड़ी सस्ती हो तो उसके बाद हम लेंगे। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते कि आगे जाके चीज